हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, पिछली क्लास में हमने रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आरएस उसके बारे में रूल्स देख लिए थे। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये है, विच रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर मेक्स द ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द आरएच। आरएच क्या है बच्चों? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हमने आपको बताया था कि मोर स्टेबल आरएस मेक ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो जो पॉइंट था वो आपको ध्यान रखना है कि मोर स्टेबल आरएस, ठीक है, इज मोर कंट्रीब्यूटर टू आरएच। ठीक है बच्चों, तो जिस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ कंट्रीब्यूशन क्या है बच्चों? ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करना है। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो बच्चों ये इस तरीके से भी दिया हो सकता है और करके, या यहाँ पर एरो, डबल हेड वाला जो एरो है हम इसका भी यूज कर सकते हैं। डबल हेड वाला एरो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अलग करता है। ठीक है, तो हम एरो भी लगा सकते हैं या और लिख के आ सकता है कि इन दोनों में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। जो रूल पढ़े थे बच्चों हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, अगर इसकी बात करें तो अगर अब ये देखिए दोनों ही जगह पॉजिटिव चार्ज है और दोनों का ही ऑक्टेट पूरा नहीं है, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं होता, तो दोनों ही एक जैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चार्ज 2 डिग्री कार्बन पर है और ये वाला क्या है बच्चों? 1 डिग्री कार्बन पर है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो 2 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर में इसको अगर हम फर्स्ट कहें, इसको सेकेंड कहें, तो स्टेबिलिटी 1 ग्रेटर देन 2। तो जिस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ कंट्रीब्यूशन भी क्या? ज़्यादा होगा। तो इस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ बच्चों ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो सेम तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी है और ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से इधर से कनेक्टेड है, ये बच्चों 2 डिग्री का कार्बन है और ये कार्बन बच्चों 3 डिग्री का है, क्योंकि ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है। इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, यहाँ भी अगर हम बात करें ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो स्टेबिलिटी अगर आप देखें सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। ठीक है, तो सेकेंड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो जिस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका कंट्रीब्यूशन भी रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ क्या है बच्चों? ज़्यादा होगा। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन क्या है? सेकेंड का ज़्यादा है। ठीक है, अब बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें इन दोनों ही केसेस में, यहाँ देख रहे हैं कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो आप देखिए कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, जैसे हमने पिछली क्लास में काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिखाए थे, कार्बन का नेगेटिव चार्ज 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ऑक्टेट सभी का पूरा है। ठीक है बच्चों, यहाँ इसका भी ऑक्टेट पूरा है, यहाँ पर इसका भी ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैसे भी देख लेंगे दोनों जगह ही नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हमें देखना क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो कार्बन माइनस और O माइनस में आप बताएं कौन ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए, तो इस केस में क्या देखेंगे हम? स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज अगर है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑक्सीजन O माइनस इज मोर स्टेबल देन C माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज बच्चों क्या है? स्टेबल होता है। इसका मतलब स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो 2 इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ठीक है, O माइनस इज मोर स्टेबल देन C माइनस। ठीक है, तो जो ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन क्या है बच्चों? ज्यादा होगा। तो यहाँ पर सेकंड वाले का कंट्रीब्यूशन क्या है? ज्यादा होगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से इन दोनों ही स्ट्रक्चर में अगर हम कंपेयर करें कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है
कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव, देखो बच्चों ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा कि ऑक्सीजन इस तरीके से H और H, इसको हमने कहा था H3O+ है, इसका ऑक्टेट बच्चों क्या है, पूरा है, क्योंकि इसके पास क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 1 2 3, तो जब 3 बॉन्ड बना रहा होता है तो एक लोन पेयर होता है, तो 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के क्या है बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स। आप इसको देख सकते हैं, लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखिए ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, एक पेयर रह जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पर ऑक्टेट पूरा है। तो अगर बच्चों स्टेबिलिटी की बात करो तो जिसमें ऑक्टेट पूरा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन भी रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या है बच्चों ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो जो तरीका हमने थर्ड में देखा वही फिफ्थ में अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सेम तरीका है कि O- इज मोर स्टेबल देन C-। ठीक है, तो स्टेबिलिटी अगर आप देखिए फर्स्ट और सेकेंड में अगर हम कंपेयर करते हैं तो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि ये क्या है बच्चों O- है और यहाँ पर क्या है C- है। ठीक है, O- इज मोर स्टेबल देन C-। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों में चेक करते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा फर्स्ट और सेकेंड में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चों ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है और ये वाले में चार्ज बन चुका है, प्लस और माइनस चार्ज बना हुआ है। तो आप स्टेबिलिटी अगर देखें तो हमने रूल नंबर 1 था न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। तो न्यूट्रल में फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकेंड से ज़्यादा होगी और जो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है उसका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बच्चों अगर हम 7th वाले की बात करें तो 7th वाले में कोई फर्क नहीं है, ये स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 बोथ आर इक्वली स्टेबल। तो अगर आप स्टेबिलिटी देखें इन दोनों की क्या है सेम है, बराबर है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्या है कि O- यहाँ पर भी है, O- यहाँ पर भी है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इसमें भी है, इसमें भी है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जिनमें स्टेबिलिटी दोनों की बराबर है। तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या होते हैं बच्चों इक्विवेलेंट RS, दोनों की एनर्जी सेम है, तो बोथ स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट इक्वली टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इक्विवेलेंट RS में क्या है इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स RH। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट RS कंट्रीब्यूट इक्वली टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए इस वाले केस में 8th वाले केस में अगर आप देखें तो देखिए ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर है ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये कंडीशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे 4th वाले में लिखा था, जो 4th वाली कंडीशन है वैसे ही बिल्कुल आपको ये 8th वाला भी दिख रहा है। तो ऑक्सीजन पॉजिटिव 3 बॉन्ड बना रहा है 8 इलेक्ट्रॉन से और कार्बन पॉजिटिव के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो कार्बन जब प्लस चार्ज होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 8 है, तो ये 1 और 2 में अगर हम स्टेबिलिटी देखते हैं बच्चों तो 2 का स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज़्यादा है। इसका मतलब बच्चों ये रहा कि सेकेंड स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही बात आती है जो 9th में और 4th में देखा वही बिल्कुल 9th में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर अब रेजोनेंस करने के लिए कौन है बच्चों नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन ने रेजोनेंस किया तो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए, और नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप देख रहे हो ये 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और हाइड्रोजन के साथ चौथा बॉन्ड बना हुआ है 8। तो हमने कहा कि अमोनियम आयन जब हम लिखते हैं इस तरीके से ये, तो अमोनियम आयन
में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और नाइट्रोजन के चारों बॉन्ड बने हुए हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्टेट काउंट करना हमने आपको सिखाया था, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन काउंट करके ऑक्टेट देखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड है। तो स्टेबिलिटी अगर आप देखते हैं तो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, इसका मतलब ये रहा कि सेकेंड स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन बच्चों ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बच्चों 10th वाले एग्जाम्पल की बात करें तो अगेन ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर है और ये चार्ज वाला है। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकेंड में अगर आप देखें तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल स्ट्रक्चर जैसे हमने 6th में देखा, न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। ठीक है, चार्ज बनाने में एनर्जी लगती है, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बच्चों क्या है, कम हो जाती है। ठीक है, तो अब हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 10th वाले का कंट्रीब्यूशन, 10th के फर्स्ट वाले का कंट्रीब्यूशन क्या है, ज़्यादा होगा और सेकेंड वाले का कंट्रीब्यूशन क्या है बच्चों, ये कम होगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमें गिवन स्ट्रक्चर में रिलेटिव स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। ठीक है, रूल्स हमारे वही पुराने हैं जो पढ़े थे। देखिए स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में हमें चेक करना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अगेन देखिए ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये चार्ज है। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ग्रेटर देन 2, ये क्या है बच्चों, न्यूट्रल है, न्यूट्रल और ये चार्ज्ड। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर हम यहाँ पर इन दोनों की बात करें सेकेंड में, तो यहाँ एक चीज़ अभी थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ये देखिए इस स्ट्रक्चर में ये बेंजीन रिंग जैसी दिखती है, बेंजीन जैसा, और आपको यहाँ पर बेंजीन जैसा दिखाई देता है। तो इस तरीके का हाइड्रोकार्बन अगर दिया हो जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेंजीन रिंग हो, ऐसा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि इसमें क्या देखो, इसको हम चेंज करते हैं, ये कुछ ऐसे है। ठीक है, और इसमें क्या है बच्चों, आपको एक ही रिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें एक रिंग है और यहाँ पर क्या बच्चों, दो बेंजीन रिंग जैसे दिखता है। तो स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा बेंजीन रिंग दिख जाए आपको, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब देखिए थर्ड वाले केस में, तो थर्ड वाले केस में देखें अगर आप, ये O माइनस है, यहाँ पर N माइनस है, दोनों जगह चार्ज क्या है बच्चों, सेम है, नेगेटिव चार्ज सेम है। तो ऐसे केस में जब सेम चार्ज प्रेजेंट है दोनों ही जगह पर, या दोनों ही जगह पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो या दोनों ही जगह नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो आपको क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, अगर मीना है तो नेगेटिव चार्ज चाहिए, मीना मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो नेगेटिव चार्ज अगर उसके पास होगा तो ज़्यादा स्टेबल है। अगर लीना है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो मीना पर नेगेटिव चार्ज और लीना पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। अब इन दोनों ही जगह पर अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी, अगर आप देखें स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, तो चार्ज की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ठीक है, तो O माइनस इज मोर स्टेबल देन N माइनस। ठीक है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में क्या है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बच्चों ज्यादा स्टेबल होगा, सेम चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। ठीक है, और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, O माइनस है तो बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। ठीक है, हमने आपको कल बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि इसमें अगर N माइनस है, 3 बॉन्ड बन रहा है, तो उसके पास भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको ऑक्टेट वाली तो कोई समस्या नहीं है, तो सेम चार्ज है तो आप स्टेबिलिटी चार्ज की देख सकते हैं। नेक्स्ट वाले केस में देखिए, अब इस केस में दोनों ही जगह नेगेटिव चार्ज था, इस वाले केस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्टेट बच्चों यहाँ पर भी पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट यहाँ पर समस्या नहीं है। यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। तो अब ऐसी कंडीशन में देखिए, अगर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ज़्यादा स्टेबल है तो पॉजिटिव चार्ज किस पर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज देखते हैं तो N प्लस इज मोर स्टेबल देन O प्लस।
क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करें तो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। बच्चों बात समझ में आ रही होगी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, कार्बन प्लस, ऑक्टेट पूरा नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। जब कार्बन प्लस के फॉर्म में है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, जैसे हमने बताया था CH3 प्लस के केस में, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस क्लोरीन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, यहाँ पर एक रेजोनेंस हो गया। इससे यहाँ पर देखिए कार्बन का ऑक्टेट पूरा, कार्बन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 3 तो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको सामने से, और चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जो छिपा हुआ है, तो ये ऑक्टेट इसका यहाँ पर पूरा हो गया। तो सेकेंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। स्टेबिलिटी समझ में आ रही होगी बच्चों, हमने कैसे कंपेयर कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स को बस ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर 6th वाले केस में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो देखिए पहला तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल, और ये स्ट्रक्चर कैसे है, चार्ज वाले। तो हमें क्या करना है, पहले न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट को तो हमने आगे किया, सेकेंड और थर्ड पीछे हो जाएंगे। अब आपको चेक करना है कि सेकेंड और थर्ड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब चार्ज बने तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्टेट सभी एटम्स का पूरा हो, तो कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, ठीक है। अगर ऑक्टेट पूरा नहीं है तो हम क्या देखते हैं बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट पूरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज 3 बॉन्ड बना है 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज 1 बॉन्ड, तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज 1 बॉन्ड पर भी क्या है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो जब ये पेयर अपना इधर डोनेट करेगा तो चार्ज बढ़ाएगा, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब उसके पास पेयर, लोन पेयर तो है ही, और ये नेगेटिव चार्ज इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। तो अब देखें तो थर्ड वाला स्ट्रक्चर मतलब फर्स्ट, इसके बाद मिलेगा हमें थर्ड और फिर आ जाएगा सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो न्यूट्रल है, थर्ड वाला कंप्लीट ऑक्टेट है, और सेकेंड वाले में कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये बच्चों ये पीछे हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। यहाँ पर भी हमें स्टेबिलिटी चेक करना है। देखिए फर्स्ट तो न्यूट्रल है, ठीक है, तो फर्स्ट तो ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंड और थर्ड वाले से। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज समझना है, एक नया जो रूल है उस चीज को सीख सकते हैं। यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज क्या है बच्चों, पास में है, यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज क्या है बच्चों, दूर है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, तो ऑक्टेट तो दोनों ही जगह पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, ठीक है। कार्बन की बात करें, कार्बन नेगेटिव चार्ज बना रहा है, कार्बन जब नेगेटिव चार्ज बनाता है तो ऑक्टेट इसका भी यहाँ पर भी पूरा है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और यहाँ पर भी उसका ऑक्टेट पूरा है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सब जगह पर दोनों ही स्ट्रक्चर में सेकेंड और थर्ड वाले में ऑक्टेट तो पूरा है। तो हमें देखना क्या है, तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि प्लस और माइनस में क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये चार्ज मतलब जो अपोजिट चार्ज जितना पास होंगे वो स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ये चार्ज को जितना दूर कर दिया ये स्ट्रक्चर उतने ही कम स्टेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये है बात, सेपरेशन ऑफ चार्ज रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है। तो ये चार्ज जितना पास है इसको दूर करने में क्या एनर्जी लगती है, तो मतलब जिस स्ट्रक्चर में को चार्ज को सेपरेट करने में एनर्जी लग रही है मतलब वो स्ट्रक्चर क्या है, लेस स्टेबल होगा। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं स्टेबिलिटी के ऑर्डर में फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर क्या आ जाएगा बच्चों, थर्ड।
तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर हैविंग अपोजिट चार्जेस क्लोज आर मोर स्टेबल। ठीक है बच्चों, तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें अपोजिट चार्ज पास में होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज को पास में रखना है, अगर सेम चार्ज हो जाएं तो आपको दूर रखना है। मान लो दो प्लस प्लस पास पास दिए हों तो सेम चार्ज में क्या है बच्चों, रिपल्सन होगा, तो उनको हमें क्या है, दूर रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट में तो देख रहे हैं बच्चों आप, न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, कोई चार्ज नहीं है, तो फर्स्ट तो आगे हो जाएगा। अब देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ में क्या है बच्चों, प्लस माइनस ऐसे चार्ज बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो इस केस में तो जब चार्ज वाला स्ट्रक्चर हो तो आपको सर्च क्या करना है, आपको ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना है जिनमें कंप्लीट ऑक्टेट एटम्स का मिल जाए। ठीक है, तो हम चेक करने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन जब 1 बॉन्ड बना रहा होगा तो उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कार्बन का से कोई दिक्कत नहीं, कार्बन पर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है और कार्बन के चारों बॉन्ड बने हुए हैं, तो कार्बन का तो ऑक्टेट यहाँ पर पूरा ही है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है सेकंड वाला जिसमें सभी एटम्स का ऑक्टेट क्या है बच्चों, पूरा है। लेकिन हम थर्ड की अगर बात करें तो कार्बन के 3 बॉन्ड बने हैं, तो कार्बन 3 बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 6। और इसकी अगर हम बात करें तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो है 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप कार्बन को देख रहे हैं तो इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना रहा है। तो आप देखिए तो फर्स्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। फर्स्ट के बाद जो नंबर आएगा वो बच्चों सेकंड का होगा, क्योंकि सेकंड में सभी का ऑक्टेट पूरा है। अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ की, तो ना तो थर्ड में ऑक्टेट पूरा है ना ही फोर्थ में ऑक्टेट पूरा है। तो बच्चों क्या चार्ज बनाने में एनर्जी लगती है, तो यहाँ पर हमने एक बॉन्ड को तोड़ा है, यहाँ 2-2 चार्ज बने हुए हैं कार्बन पर, यहाँ पर +1 यूनिट का चार्ज है, यहाँ पर +2 यूनिट का चार्ज है। तो चार्ज बनाने में एनर्जी लगती है और ऐसे स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल नहीं होते। यहाँ तो 2-2 यूनिट का चार्ज है, ये तो और भी कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट के बाद थर्ड आएगा और थर्ड के बाद फोर्थ वाला सबसे पीछे होगा, क्योंकि +2 यूनिट का चार्ज है ये, और इसमें तो स्टेबिलिटी बहुत ही कम है, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ वाला। तो नाइन्थ वाले में देखिए पहला तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्या है बच्चों, ये चार्ज स्ट्रक्चर है। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट तो अलग कर लिया, अब हमारी लड़ाई है सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से, इनमें हमें चेक करना है। तो सबसे पहले न्यूट्रल के बाद हमें ऑक्टेट चेक करना होता है। देखिए बच्चों ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड नेगेटिव चार्ज 8 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल वैसे ही काउंट करना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के पास अभी भी है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यह तो ऑक्टेट पूरा है, इधर भी ऑक्टेट पूरा है, इधर भी ऑक्टेट पूरा है। जब ऑक्टेट पूरा हो तो हम क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज है तो चार्ज की स्टेबिलिटी देख लेंगे। पर यहाँ पर देखिए बच्चों कार्बन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं। तो एक बात तो यहाँ पर तय है कि फर्स्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो फर्स्ट के बाद जो दूसरा नंबर लगेगा वो सेकंड और थर्ड का होगा, और फोर्थ वाला पीछे होगा क्योंकि फोर्थ में ऑक्टेट पूरा नहीं है। ठीक है, तो हमने जब इतना बनाया तो ऐसे आप ऑप्शन जो दिए होंगे आपको चेक करते हो कि फर्स्ट सबसे आगे कहाँ है, फोर्थ कहाँ पर पीछे, हो सकता है इसे आंसर आ जाए, आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। अब देखिए फाइनल आंसर पर पहुंचते हैं। यहाँ देखिए ऑक्सीजन माइनस है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन माइनस है, तो इससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन प्लस है और यहाँ पर क्या बच्चों नाइट्रोजन प्लस है। अब कौन ज्यादा स्टेबल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ज्यादा स्टेबल है, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या है बच्चों, कम है। तो हमने ये जो बात लगाई थी इस थर्ड वाले केस इसमें, फोर्थ वाले केस में जो चीजें कंसिडर करी थी, बिल्कुल वैसे ही पॉइंट हमें यहाँ पर चेक करना है। ठीक है,
तो अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो N+ ज्यादा स्टेबल है किससे बच्चों, O+ से, ठीक है। तो फाइनल आंसर बनेगा 1 और 3rd, फिर 2nd और 4th, ठीक है बच्चों। 9th वाले का आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इस 10th वाले को, तो फर्स्ट तो देखो बच्चों न्यूट्रल है, तो फर्स्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। अब देखिए सेकेंड और थर्ड में हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर क्या बनेगा। अब सेकेंड और थर्ड में देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन नेगेटिव दोनों ही जगह पर है। तो ऐसे केस में ना तो ऑक्टेट यहाँ पूरा है ना तो यहाँ पर पूरा है। अब देखना क्या है स्टेबिलिटी में, तो ये प्लस और माइनस पास में है, तो ये चार्जेस क्या है, अपोजिट चार्जेस अगर क्लोज है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ये दूर दूर हो गए तो ये कम स्टेबल होगा। तो चार्ज को दूर करने में एनर्जी लगती है, जहाँ एनर्जी लग जाए वहाँ पर स्टेबिलिटी क्या है, कम होगी, ठीक है। तो फर्स्ट के बाद होगा सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो बच्चों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में देखिए, सबसे पहले हमें न्यूट्रल स्ट्रक्चर अगर गिवन है तो देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है इन चार्ज स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में, और ये तीनों ही स्ट्रक्चर क्या है, चार्ज के फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। ये चार्ज स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब सेकेंड थर्ड और फोर्थ स्टेबिलिटी में क्या है बच्चों, ये पीछे हो जाएंगे। तो पहले हमने चेक कर लिया, अगर ऑप्शन में दिया होते ABCD मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर पूछता तो आंसर आया था फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए चार्ज वाले केस में ऑक्टेट देखिए, यहाँ देखिए कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ठीक है, और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास बच्चों क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज 1 बॉन्ड बना है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ऑक्सीजन अगर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों तो उसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ रहे हैं, हमने आपको ये बात बताई थी कि ये OH बॉन्ड है और ये लोन पेयर है, अगर ये H ऐसे निकल जाए तो ऑक्सीजन पर क्या है बच्चों, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक बॉन्ड बचेगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन अगर एक बॉन्ड बना रहा है तो पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए फर्स्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, ऑक्टेट पूरा है जहां पर वो है सेकेंड स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट के बाद सेकेंड आएगा। अब थर्ड और फोर्थ में दोनों का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो थर्ड और फोर्थ वाला क्या है बच्चों, पीछे हो जाएगा। अब हमें सिर्फ देखना है कि थर्ड और फोर्थ में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं, अब इन दोनों पर जो बारी आएगी तो वो स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज के ऊपर होगी, दोनों का ही ऑक्टेट पूरा हो तो हम स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज को कंपेयर करते हैं, या इन दोनों ही स्ट्रक्चर में जिनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वहां पर भी फाइनल डिसीजन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज से आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और जब ऑक्टेट पूरा ना हो तो वो हाईली अनस्टेबल होता है बच्चों। और यहाँ पर क्या है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो आप देख रहे हैं कि कार्बन प्लस और O+, तो स्टेबिलिटी में देख रहे हैं कि कार्बन प्लस, जो अब ऐसे केस में क्या है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये लीना है, लीना को पसंद है क्या, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट, तो फाइनल आंसर हमारा जो आ जाएगा कि फर्स्ट सेकेंड और फिर आएगा थर्ड और फोर्थ स्टेबिलिटी में क्या है बच्चों, पीछे रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी हमारी। स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज देख रहे हैं, C+ इज मोर स्टेबल देन O+, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, तो देख रहे हैं बच्चों ये सेकेंड स्ट्रक्चर तो हमें न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर तो सबसे आगे आ गया, ये क्या है बच्चों, न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड वाले स्ट्रक्चर में जहां पर चार्ज है, यहाँ तो देख रहे हैं कि कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज 4 बॉन्ड बने हुए हैं,
8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों आपको अच्छे से सीख लेनी है, जो कि बताया था मैंने इसके पिछले वाले लेक्चर में। और कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर भी बच्चों क्या है 3 बॉन्ड, ये इसके साथ जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, ठीक है। तो ये ऑक्टेट पूरा है तो फर्स्ट और फिर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। थर्ड में ऑक्टेट पूरा नहीं है तो क्या है इनकम्प्लीट ऑक्टेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये CH2 है, इस तरीके से यहाँ पर भी ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है यहाँ पर ये CH2 है, इस चीज को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। टर्मिनल पर CH2 है तो जो चार्ज है उसी पर ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट केस में देखिए, तो अगर हम देखें यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड वाले केस में, तो पहला तो स्ट्रक्चर न्यूट्रल है बच्चों, वो तो आगे आ गया, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप सेकेंड को देखिए तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर बच्चों कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट पूरा नहीं है यहाँ पर, इसके पास बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कंप्लीट ऑक्टेट किसका हो गया बच्चों, सेकंड वाले का। तो फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा और सेकंड के पीछे क्या हो जाएगा थर्ड, ठीक है। रूल्स बच्चों बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। अब देखिए ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो पहला तो बच्चों न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाला तो स्टेबल हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा स्टेबिलिटी में। अब देखिए इस पर कंपेयर करते हैं तो नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड, तो नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड मतलब बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8, और ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है कब, जब ऑक्टेट पूरा हो, ठीक है बच्चों। ये बात बताया था हमने आपको। यहाँ भी देखिए आप 8 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड बना है, मतलब क्या है इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इन दोनों में ही ऑक्टेट पूरा है, तो जब ऑक्टेट पूरा है तो क्या देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर अगर आप देखें नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे केस में आप देखें कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ज़्यादा स्टेबल होता है और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो आप देखें कि इन दोनों में दोनों ही जगह चार्ज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होगा, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर फर्स्ट के बाद आएगा थर्ड और फिर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हमने इस चीज़ को अरेंज किया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों इनमें। तो फर्स्ट तो न्यूट्रल है, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन में पूछता है आइडेंटिफाई मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो हम बता सकते हैं। तो इन जनरल न्यूट्रल स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछता है विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, तो न्यूट्रल नहीं दिया होगा, बाकी स्ट्रक्चर दिए होते हैं उनमें से हमें देखना है, क्योंकि न्यूट्रल होगा तो आप फटाफट आंसर बता दोगे, ठीक है। तो न्यूट्रल तो तब दिया होता है जब ऑर्डर बनाने को आता है। तो आप देखिए अब इस वाले केस में ये सेकेंड थर्ड और फोर्थ ये चार्ज स्ट्रक्चर है। अब जब सभी में चार्ज दिया हो तो ऑक्टेट देखिए, तो काउंट करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन पॉजिटिव है यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर आ गया बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कार्बन नेगेटिव चार्ज 8 इलेक्ट्रॉन। तो कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर क्या मिला बच्चों में 4 वाला। तो फर्स्ट के बाद फोर्थ आ जाएगा। अब फोर्थ के बाद देखिए थर्ड और सेकंड में ऑक्टेट पूरा नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में जब ऑक्टेट पूरा ना हो तो स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज देखते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी कार्बन पॉजिटिव है, यहाँ पर भी कार्बन पॉजिटिव है, तो कार्बन से तो ऑर्डर आएगा नहीं, क्योंकि ये तो सेम चार्ज दोनों में ही प्रेजेंट हो गया। जहां डिफरेंस मिल रहा है वो चीज हमें ढूंढनी है। यहाँ पर O- है, यहाँ पर क्या है बच्चों C- है। तो अगर हम यहाँ पर स्टेबिलिटी देखें तो C- से ज्यादा स्टेबल है O-। कोई कार्बन का नेगेटिव चार्ज, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जब सेम चार्ज है तो देखना क्या है स्टेबिलिटी, हमें चार्ज की देखनी है। तो O- इज मोर स्टेबल देन C-। तो फाइनली हमें मिलेगा O- मतलब थर्ड और C- मतलब सेकेंड है, ये पीछे रहेगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर ऑर्डर बनाया। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
अब हम 16th क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं, यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगी। तो देख रहे हैं यहाँ भी नेगेटिव चार्ज दो एटम्स पर है, इसमें भी है इसमें भी है, तो सेम चार्ज हर जगह प्रेजेंट है। तो हमें देखनी है स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। तो ध्यान दीजिए, तो चार्ज अगर देखिए सल्फर पर है, ऑक्सीजन पर है और नाइट्रोजन पर है। तो सल्फर का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में तो हमें पता ही है कि सल्फर के पास क्या है बच्चों, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास बच्चों वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से ऐसे चार्जेस ज़्यादा स्टेबल होते हैं। न्यूटन्स पर प्रेजेंट चार्ज क्या है, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो सल्फर माइनस S माइनस इज मोर स्टेबल देन O माइनस। ठीक है, पीरियोडिसिटी में आप पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो देखते हैं, तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर सल्फर पर चार्ज है, यहाँ पर सल्फर पर चार्ज है, और थर्ड वाले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर चार्ज है। इसका मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर सल्फर पर चार्ज प्रेजेंट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और वो स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, फर्स्ट और सेकेंड। तो थर्ड तो पीछे हो जाएगा, क्योंकि जहाँ सल्फर होगा वो स्टेबिलिटी में आगे होगा, और सल्फर फर्स्ट में है और सेकेंड में है। अब बात करते हैं बच्चों फर्स्ट और सेकेंड में कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड में सल्फर, इसका मतलब तो कॉमन हो गया। अब सल्फर से स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइनल नहीं आएगा, किससे आएगा, दूसरे एटम से आएगा। दूसरा एटम क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर है नाइट्रोजन। आपको बताएं बच्चों, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा या नाइट्रोजन पर, बिल्कुल ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल देन नाइट्रोजन। इसका मतलब O माइनस मतलब फर्स्ट वाला, फिर सेकेंड वाला और थर्ड वाला। तो बच्चों हम क्या करते हैं, जो ऑर्डर बनाने को आता है तो हम उसको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर लेते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा। इससे आपको ऑप्शन ढूंढने में आसानी रहेगी। तो आप थोड़ा सा पढ़ते हैं तो 4 में से 2 ऑप्शंस तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 में लड़ाई होती है। फिर क्या करते हैं, फाइनली थोड़ा सा हमें और पता है तो हम आंसर पर, अपने सही आंसर पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, फाइनली एक और लास्ट सवाल है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर में हमने कहा जब बेंजीन रिंग बना हो, ठीक है, जैसे नेफ्थलीन है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन इनको कहते हैं, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिरेंथ्रीन, इनमें अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाए तो बच्चों आपको क्या देखना है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेंजीन रिंग प्रेजेंट है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप देखिए बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर, बेंजीन का मतलब क्या, एक रिंग में 3 डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक ही रिंग है, सर्कल किया हमने, इस स्ट्रक्चर में 2 रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में क्या है, एक रिंग प्रेजेंट है। ये फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेंजीन रिंग है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो सेकेंड स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। अब फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो फर्स्ट में भी 1 बेंजीन रिंग है, थर्ड में भी 1 बेंजीन रिंग है। तो फर्स्ट और थर्ड की जो स्टेबिलिटी है बच्चों वो सेम होगी। ठीक है, तो हमने कंपेयर कर लिया रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसा ग्राफ वाला क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसमें भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो यहाँ क्या करना है, जो हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाया था, ठीक है बच्चों, तो स्टेबिलिटी में जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा थी उसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम होगी। तो यहाँ पर एनर्जी और के हिसाब से ऑर्डर बना हुआ है। तो हमने क्या चेक करना है कि स्टेबिलिटी, और अगर हम एनर्जी से रिलेशन देखें, ठीक है, ये क्या मिलता है हमें बच्चों, एनर्जी और स्टेबिलिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हमें सामने नजर आता है। जो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी क्या है बच्चों, कब होगी। यही हमें यहाँ पर फंडा जो है लगाना है। तो जैसे फॉर्मिक एसिड यहाँ पर कह दिया गया है कि A, B, C और D जो हैं ये फॉर्मिक एसिड के स्ट्रक्चर हैं, और हमें ये बताना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड हैं, तो जो स्ट्रक्चर B है ये क्या होगा। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से हमें B को फाइंड करना है। तो आप आपसे B भी पूछ सकता है क्या है, A क्या होगा, D क्या होगा, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है इनमें 1 2 3 4 में से, फिर हम इसमें से ABCD बता देंगे ये क्या होगा। अब देखिए फर्स्ट तो न्यूट्रल है,
फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। तो उसके बाद देखिए फर्स्ट के बाद आप सेकंड को देखिए, सेकंड में ऑक्टेट पूरा है 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सेकंड आ जाएगा। सेकंड के बाद अगर थर्ड की बात करें और फोर्थ की बात करें तो थर्ड में भी क्या है और फोर्थ में क्या है। थर्ड में कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है 6 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ वाले में है ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, इसके पास बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड और फोर्थ दोनों में ही ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। तो ऐसे केस में स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज देखेंगे, थर्ड पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और फोर्थ में क्या है बच्चों, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा या ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, जाहिर सी बात है। इसके बाद आ जाएगा आपका थर्ड और सबसे पीछे हो जाएगा फोर्थ। तो देखिए स्टेबिलिटी के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये बन रहा है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है और ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर को हमने ए यहाँ नाम दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है बी है, फिर क्या है सी है, फिर क्या है लास्ट में डी। तो डी वाला स्ट्रक्चर क्या है, सबसे ज्यादा एनर्जी का है। जो सबसे ज्यादा एनर्जी का स्ट्रक्चर होगा वो क्या है, सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी एनर्जी क्या है बच्चों, ज्यादा होगी। तो लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो आपसे पूछा है कि स्ट्रक्चर बी क्या है, तो स्ट्रक्चर बी क्या है, बी वाला स्ट्रक्चर सेकेंड है और सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, HCO माइनस डबल बॉन्ड OH प्लस। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर था कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है, बस पूछने का तरीका क्या है बदल गया है ना बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अभी एक ऐसा स्ट्रक्चर मतलब एनर्जी डायग्राम एक बना हुआ है, ए और बी लिखा हुआ है और आपसे कह रहा है कि ये ए और बी किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, ए और बी की एनर्जी क्या है, सेम है। सेम एनर्जी पर ये उनको बोलते हैं ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि ए और बी को दोनों को एक ही लाइन में लिखा गया है। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो आपको क्या है ऑप्शन में उस ऑप्शन को देखना है जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, इक्विवेलेंट बनते हो, ठीक है। तो बच्चों हम देखते हैं, मैं इसको हटा दे रहा हूं। तो देखिए अगर हम स्ट्रक्चर फर्स्ट की बात करें, जो एग्जांपल फर्स्ट दिया है, ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पर अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लें तो हमें क्या मिलेगा, CH3CO माइनस डबल बॉन्ड OH प्लस। तो आप देखिए इक्विवेलेंट का मतलब होता है दोनों ही स्ट्रक्चर देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हो, हम डिफरेंशिएट ना कर पाए। तो यहाँ देखिए इस वाले केस में ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये तो न्यूट्रल है, इसमें चार्ज दोनों सेम है ही नहीं, दोनों में एनर्जी में डिफरेंस मिलेगा। तो ये क्या है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरीके से आप अगर इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो भाई ये ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो ये O माइनस और ये प्लस, दोनों ही स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं है। तो ये क्या है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन आप अगर थर्ड वाले में बनाने की कोशिश करो तो रेजोनेंस ऐसे हुआ, स्ट्रक्चर बना CH3O माइनस डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पर भी। तो इस स्ट्रक्चर में दोनों ही बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी क्या होती है, सेम एनर्जी होती है। तो दोनों को एक ही लाइन से लिखा जाएगा। तो ए और बी क्या हो जाएंगे, एसीटेट आयन ये बन जाएगा। फोर्थ को भी देख लेते हैं। अगर आप फोर्थ को देखोगे तो भाई नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये रेजोनेंस करेगा कुछ ऐसे। तो आपको क्या मिलेगा, O माइनस, यहाँ पर है CH3 और डबल बॉन्ड NH2 प्लस। तो क्या बच्चों ये देखने में एक जैसे दिखते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये न्यूट्रल है, इस पर चार्ज है। ये क्या है, नॉन इक्विवेलेंट RS। और नॉन इक्विवेलेंट RS की जो एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी क्या है, डिफरेंट एनर्जी होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए
नेक्स्ट वाले में तो ए और बी और सी, यहाँ पर रेजोनेट कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है और पूछा है इनमें से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कौन सा सही होगा। ठीक है बच्चों, तो हम मैच करने की कोशिश करते हैं कि ए और बी और सी को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ग्राफ को देखने से पहले यहाँ पर इनकी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम बना लें। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में देखिए, ए तो न्यूट्रल है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो ए सर्वाधिक स्टेबल है। अब बी और सी में चेक करते हैं। तो बच्चों बी और अगर हम सी को देखें तो बी में क्या है, ऑक्टेट चेक कर लेते हैं पहले। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए कार्बन आ गया बच्चों। कार्बन का पॉजिटिव चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब क्या बी वाले में ऑक्टेट पूरा है। अगर ऑक्टेट पूरा है तो बी वाला पहले आ जाएगा और सी वाला क्या है बच्चों, पीछे हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी में देखना है कि जिसकी एनर्जी कम होगी वो ए है। सबसे कम एनर्जी में ए कहां पर है, तो यहाँ तो देखो बच्चों ये तो होगा नहीं। यहाँ पर ए बी और सी को तीनों को एक ही लाइन में लिखा गया, मतलब ये सेम एनर्जी के हैं। तो यहाँ तो एनर्जी क्या बच्चों सेम मिल रही है क्या, नहीं है। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर एनर्जी की आप ऑर्डर देखें तो एनर्जी आपको मिलेगा ए बी और सी। ठीक है बच्चों, स्टेबिलिटी और एनर्जी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ए अगर ज्यादा स्टेबल है तो एनर्जी ए की सबसे कम होगी। तो आप बच्चों देखो ए की सबसे कम एनर्जी कहाँ, अब यहाँ तो देखो ए और सी की एनर्जी सेम दी हुई है। तो क्या बच्चों ए और सी की एनर्जी आपको सेम लग रही है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ए और सी की एनर्जी सेम नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप देखें यहाँ पर तो ए है, फिर बी है, फिर सी है, बिल्कुल सही है, ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए तो ठीक है, इस हिसाब से बी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सी दिया है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आंसर हो गया आपका थर्ड। तो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। बच्चों रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर था वो, और रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड किसी भी गिवन कंपाउंड का रियल स्ट्रक्चर होता है। तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। अगर बच्चों बेंजीन से देखें अगर, तो बच्चों हमने बेंजीन में देखा कि बेंजीन में कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और बेंजीन का ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एनर्जी के रिस्पेक्ट में, और ये बेंजीन है, ठीक है, तो बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड ये है, रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये दोनों क्या है, बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड में जो एनर्जी डिफरेंस है, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, और रेजोनेंस एनर्जी बच्चों ये एक्सपेरिमेंट से भी हम निकाल सकते हैं। तो जब आप थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, तो थर्मोकेमिस्ट्री में आपको डेटा वाइज की रेजोनेंस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी रिलीज एनर्जी होती है। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी से हम स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं, या हमें यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं निकालना है, हमें थ्योरेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि किसमें से रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी हमने अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर था वो हमने अभी कैलकुलेट किया है, उसको हमने अभी यहाँ पर निकाला है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी फैक्टर क्या है, हमें वही RS वाला सिस्टम जो है वही अप्लाई करना है कि स्टेबिलिटी कैसे देखते थे। ठीक है, तो आप हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए अगर कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज हायर रेजोनेंस एनर्जी, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी क्या है बच्चों, ज़्यादा होगी। तो हम देखें, एक एसिटिक एसिड है और दूसरा क्या है बच्चों, सोडियम एसीटेट, इसमें कंपेयर करना है। तो हम इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार बना लेते हैं। तो CH3COOH क्या है बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, इस तरीके से रहा।
अगर हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा, CH3O- डबल बॉन्ड OH+, ये आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम नहीं है। ये क्या है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इन दोनों स्ट्रक्चर्स की एनर्जी सेम नहीं है। ठीक है, हम दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो CH3C डबल बॉन्ड O माइनस है ना, सोडियम एसीटेट है, इसका मतलब आप Na+ है, Na+ को लिखना जरूरी नहीं है। जो मेन आयन है वो क्या एसीटेट आयन है, इसमें रेजोनेंस होगा, हमने बना लिया। तो CH3C डबल अभी रेजोनेंस करेगा, यहाँ पर मिलेगा बच्चों O- और यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O। ये दोनों क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट RS। अब बात करें इक्विवेलेंट मतलब दोनों की एनर्जी सेम है, और ये क्या है नॉन इक्विवेलेंट RS मतलब इनकी एनर्जी क्या है, इसमें एनर्जी में क्या है बच्चों डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करें, तो बच्चों अगर हमें चेक करना है कि इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो बच्चों इक्विवेलेंट RS are resonating structures are more stable than non-equivalent RS। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इक्विवेलेंट RS जो एसीटेट आयन में बन रहे हैं, एसीटेट आयन का रेजोनेंस एनर्जी एसिटिक एसिड से ज्यादा होगा। ये बच्चों का है एसिटिक एसिड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हम दूसरे वाले केस में भी हम निकाल सकते हैं। तो दूसरे वाले में देखिए बच्चों, ठीक है, तो अगर हम दूसरे केस को कंसीडर करें तो आप इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए, बिल्कुल फर्स्ट वाले जैसा ही है। यहाँ पर मिलेगा CH2- और डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ अगर आप देखें तो इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो यहाँ मिलेगा क्या है CH2- और CH डबल बॉन्ड OH। तो अभी इन दोनों स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये बिल्कुल मतलब लगभग क्या है, ऑक्सीजन एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी, यही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, वो ये चार्ज यहीं पर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये न्यूट्रल है और इसमें चार्ज बन गया, तो इसमें इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी थोड़ा कम होगी और इन स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या है बच्चों ज़्यादा होगी। तो इसमें सेकेंड वाला जो केस है, फर्स्ट वाला जो केस है, इसका रेजोनेंस एनर्जी बच्चों ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बच्चों थर्ड वाले में बात करें, तो अगर बच्चों थर्ड वाले में बात करें हम, तो देख लीजिए थर्ड वाले में एक तो दिया है इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और O-, ठीक है, बेंजीन है। अब इसमें अगर हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये इस तरीके से बनेगा O- डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये क्या है बेंजोएट आयन है, और ये क्या बच्चों है फिनॉक्साइड आयन। अगर हम इसमें अब RS बनाने की कोशिश करें तो बच्चों इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से बनेगा। तो यहां पर देखिए चार्ज की बात करें बच्चों, देखिए तो यहां पर ऑक्सीजन से ऑक्सीजन चार्ज गया है और यहां पर चार्ज ऑक्सीजन से हटके कहां पर आ गया है कार्बन। ठीक है, तो यहां पर क्या है चार्ज जो मूव किया है ऑक्सीजन टू कार्बन, और यहां पर देख रहे हैं चार्ज का जो मूवमेंट हुआ है ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन। तो बच्चों स्टेबिलिटी की बात करें अगर हम,
तो स्टेबिलिटी की बात करें अगर हम, तो O माइनस इज मोर स्टेबल देन C माइनस, ठीक है। तो पहले तो दोनों में ही ऑक्सीजन पर चार्ज था, लेकिन बाद में इसमें चार्ज ऑक्सीजन पर ही पहुंचा और इसमें चार्ज कहाँ पहुंचा बच्चों, कार्बन पर, ठीक है। तो O माइनस इज मोर स्टेबल देन C माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजोनेंस एनर्जी बेंजोएट आयन का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि बेंजोएट आयन के स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल बना, ठीक है, क्योंकि चार्ज का जो मूवमेंट है ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आ गया चार्ज, ठीक है। चार्ज ऑक्सीजन पर ज्यादा स्टेबल था, कार्बन पर कम स्टेबल होगा, यहाँ इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके स्ट्रक्चर भी बिल्कुल एक जैसे बन रहे हैं, इक्विवेलेंट RS, और ये क्या है, नॉन इक्विवेलेंट RS, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन का है, यहाँ पर क्या है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट केस देखते हैं। तो यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी हाई रहेगी किसकी बच्चों, बेंजोएट आयन की। ठीक है, तो बच्चों ये, और इस केस में देखिए थोड़ा सा स्पेशल केस है, समझने की कोशिश करें, याद रखना है आपको। तो फोर्थ वाले में ये है CH2। अब देखिए बॉन्ड अगर हम लगाते हैं तो इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और जो दूसरा केस है जिसको हम नेप्थलीन है, तो नेप्थलीन को भी हम बना देते हैं, नेप्थलीन के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से कंपेयर करते हैं उस चीज को हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम ने इसको बोलते हैं डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है, दो फिनाइल ग्रुप है और मीथेन से बना है, तो डाइफिनाइल मीथेन है बच्चों। अगर हम और इसमें देखें किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, तो बच्चों इसमें जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमने जैसे बेंजीन को कहा था कि बेंजीन में ए टाइप का और बेंजीन में ऐसे हम बी टाइप की रिंग ले सकते हैं। तो इसमें ए टाइप और बी टाइप, तो जब भी होगा पॉसिबिलिटी कि दोनों ए हो जाए या दोनों बी हो जाए, एक ए हो जाए एक बी हो जाए, ठीक है, दूसरी बी हो जाए, पहली बी हो जाए और दूसरी ए हो जाए। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी इसमें नजर आती है कि ए बी बी, ए बी और बी ए, ठीक है। जब भी होगा ये हमेशा क्या है बच्चों, बेंजीन ही दिखेगा आपको। तो इस वाले के डाइफिनाइल मीथेन के जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं 4, और उसमें हर जगह पर ये बेंजीन जैसा ही दिखता है, तो जिसमें बेंजीन जैसा अरेंजमेंट दिखे उसकी रेजोनेंस एनर्जी बच्चों क्या है, ज्यादा होती है। तो इसमें देखें इसके हर स्ट्रक्चर में, इसके चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये बेंजीन जैसा ही दिखेगा। लेकिन आप बच्चों इसमें देखें इसके 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, और 3 में से सिर्फ ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों ही रिंग बेंजीन दिखती हैं। इसके स्ट्रक्चर में एक ही रिंग बेंजीन जैसा दिखता है, इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी एक ही रिंग बेंजीन जैसा दिख रहा है। मतलब बेंजीन से क्या, एक्सपेरिमेंटली बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा पाई जाती है। तो जिसमें जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग जैसा सिस्टम होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक ही स्ट्रक्चर में बेंजीन जैसा सिस्टम मिलता है तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या है बच्चों, कम होगी। तो यहाँ पर अगर हम रेजोनेंस एनर्जी देखें, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी नेप्थलीन से ज्यादा होगी, इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या है, हर वक्त ये बेंजीन जैसा ही बना रहता है, ठीक है, और बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट केस में देखिए 5th वाले में ये बेंजीन है
और ये ओपन चेन का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो उससे भी हम देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया तो ये स्ट्रक्चर बेंजीन का कुछ ऐसे बन जाएगा। अगर हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी तो ये इधर गया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड, ये हेड इस तरफ है, पूंछ इस तरफ है, तो पॉजिटिव चार्ज। तो ये देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर कैसे हैं, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट आरएस। और ये कैसे दिख रहे हैं आपको, नॉन इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट आरएस ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू नॉन इक्विवेलेंट आरएस, और इक्विवेलेंट आरएस की भी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है। यहाँ पर बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी इससे क्या है, ज्यादा होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी बच्चों। नेक्स्ट देखिए 6th वाला, इसको हम बोलते हैं बच्चों फॉर्मेट आयन, और ये क्या है बच्चों, कार्बोनेट आयन, ठीक है। इन दोनों में रेजोनेंस एनर्जी देखें अगर हम, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसका एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल थे जो हमने बनाए थे, इस तरीके से। तो यहां पर देख रहे हैं इसके 3 स्ट्रक्चर बने, तीनों एक जैसे है, तो 3 इक्विवेलेंट आरएस, और यहां देख रहे हैं कितने बने, 2 इक्विवेलेंट आरएस, ठीक है। तो इसमें हमने 2 स्ट्रक्चर बनाए, इसमें 3 बनाए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हुआ, ठीक है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो CO3 माइनस इज मोर स्टेबल देन HCOO माइनस, ठीक है। तो कार्बोनेट आयन ज्यादा स्टेबल हुआ फॉर्मेट आयन की कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि कार्बोनेट आयन का रेजोनेंस एनर्जी फॉर्मेट आयन से ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसके हमने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो और स्टेबिलिटी हम ऐसे भी देख सकते हैं, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कि जब दोनों ही इक्विवेलेंट है तो जिसमें ज्यादा आरएस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आरएस, ठीक है। बात समझ रहे होंगे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं 7th वाले केस में क्या होगा ऑर्डर। ठीक है, तो बच्चों 7th में भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये पिरिडीन है, और पिरिडीन का स्ट्रक्चर अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगाने हैं, जैसे बेंजीन में लगाते थे। तो ये इस तरीके से है, तो आपको बच्चों ये ऐसे दिखेगा। अगर आप पायरोल की बात करो तो पायरोल में आप जब दूसरा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे तो ये चार्ज वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके से, ये माइनस और यहाँ पर प्लस, और ये बॉन्ड आ गया, और ये इस तरीके से, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए इसके तो दोनों एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट आरएस, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, नॉन इक्विवेलेंट बन रहे हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट आरएस ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसमें रेजोनेंस एनर्जी अगर आप देखोगे तो रेजोनेंस एनर्जी बच्चों पिरिडीन का रेजोनेंस एनर्जी पायरोल से ज्यादा होगा। ये पायरोल है, ये बच्चों क्या है, ये पिरिडीन है, ठीक है। तो पिरिडीन हैज मोर रेजोनेंस एनर्जी देन पायरोल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम देखें नंबर 8th में इन दोनों की रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर करें, देखिए
ये पैटर्न ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है। अब इन दोनों ही जगह पर यहाँ पर ऑक्सीजन रेजोनेंस कर रहा होगा, यहाँ पर बच्चों नाइट्रोजन रेजोनेंस कर रहा होगा। तो आप देखिए जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरीके से। इसका जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो यहाँ पर क्या आएगा, वो C- और डबल बॉन्ड N+, ये H कुछ इस तरीके से आएगा। तो इन दोनों ही स्ट्रक्चर में देखो ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो फर्स्ट और सेकंड जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर से इसमें कंपेयर करें तो सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, फर्स्ट वाले केस में, क्योंकि ये O+ बना रहा है और ये क्या कर रहा है बच्चों, ये नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज के कंपेरिजन में, ठीक है। तो जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें इस वाले पेयर का रेजोनेंस एनर्जी फर्स्ट वाले पेयर से क्या है बच्चों, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ वाले केस में। तो नाइन्थ वाले केस में देखिए ये हमने इस तरीके से बनाया, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड NH, एक ये RS बना। हमने अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई तो ये है NH- और डबल बॉन्ड NH इस तरीके से बना। तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, इक्विवेलेंट। यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, इक्विवेलेंट RS। और ये इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी नाइट्रोजन पर चार्ज है और अभी चार्ज कहाँ पर पहुंचा बच्चों, कार्बन पर है। तो इक्विवेलेंट RS ज्यादा स्टेबल है। तो रेजोनेंस एनर्जी अगर हम देखें तो यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी इसका इस वाले से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। बच्चों समझ में आ रही होगी बात, रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब बच्चों हम 10th वाले केस को समझने से पहले एक चीज हम और बता देते हैं। कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो एक्सटेंडेड का मतलब होता है conjugation takes place in single direction, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन चलेगा, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड। क्रॉस का मतलब होता है कि एक मतलब बीच में है, हम लेफ्ट भी जा सकते हैं, हम राइट भी जा सकते हैं। तो क्रॉस का मतलब है conjugation takes place in either direction, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा क्रॉस कॉन्जुगेशन है, कौन सा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अब इन दोनों में चेक करेंगे तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को हम ज्यादा स्टेबल मानते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंडेड conjugation is more stable than cross conjugation, ठीक है बच्चों। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्रॉस कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप देखिए तो यहां पर देखें, और एक हमने डायरेक्शन ये वाला बना दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखा। तो देखिए बच्चों
अगर हम इस पे डायरेक्शंस बनाने की कोशिश करेंगे तो ये डायरेक्शन यहाँ पर रेजोनेंस का ऐसा बनेगा। अगर बच्चों आप इसको देखिए, यहाँ पर कॉन्जुगेशन अगर देखें तो ये इस बॉन्ड का इस बॉन्ड के साथ आपस में डायरेक्ट कोई कॉन्जुगेशन नहीं है कि डबल बॉन्ड सिग्मा और सिग्मा मिल रहा है, लेकिन बीच में ये है, बीच का ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इन दोनों को आपस में, मतलब इस डबल बॉन्ड का इसके साथ भी कॉन्जुगेशन है, इस डबल बॉन्ड का इसके साथ भी कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो ये जो कॉन्जुगेशन की अगर हम डायरेक्शन देखें, इधर भी जा रहा है, ये डायरेक्शन इधर भी जा रहा है, तो ये राइट भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है। तो ऐसा कॉन्जुगेशन दिख जाए तो इसको हम कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो 3 पाई बॉन्ड यहां पर भी है, 3 पाई बॉन्ड यहां पर भी है, लेकिन यहां पर डायरेक्शन क्या है, एक जैसी है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें बच्चों कॉन्जुगेशन, तो ये क्या है बच्चों, यहां पर 2 पाई बॉन्ड है, तो ये क्या है, नॉर्मल कॉन्जुगेशन है, नॉर्मल कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो स्टेबिलिटी में एक्सटेंडेड सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड के बाद आता है क्रॉस कॉन्जुगेशन का नंबर, और इसके बाद होता है नॉर्मल कॉन्जुगेशन। ठीक है बच्चों, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, यही ऑर्डर हमें रेजोनेंस एनर्जी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ और देखते हैं। तो जैसे इसको देखिए, ये NH2 और हमने इसको ऐसे लिखा, देखिए, तो यहां पर अगर हम लेंथ की बात करें, कॉन्जुगेशन का डायरेक्शन देखें कि इस तरीके से चलेगा, एक ही डायरेक्शन चल रहा है, ये क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक है, अगर आप इसको देखें, यहां पर अगर डायरेक्शन देखें तो नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, ये इधर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है। तो जब ये डायरेक्शन डिवाइड हो जाए इस तरीके से, तो ये क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, समझ रहे होंगे क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को हम कैसे देख रहे हैं। इसी तरीके से हम देख सकते हैं, यहां पर सेम तरीके से, ये देखिए, ये डायरेक्शन एक जैसा, अब ऑक्सीजन है तो ये इसको डिवाइड कर देगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो ये कॉन्जुगेशन कैसा है बच्चों, डिवाइड हो रहा है, तो क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, समझ रहे होंगे कि क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या है और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या है। ठीक है, तो बच्चों 10th में रेजोनेंस एनर्जी देखें, ये क्या है, एक्सटेंडेड, और ये क्या है बच्चों, क्रॉस। और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। तो रेजोनेंस एनर्जी का ये ऑर्डर रहा। अब बच्चों नेक्स्ट ऑर्डर है, देखना है इसमें, तो इस पे इसका रेजोनेंस एनर्जी इससे ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, तो इसमें ये फर्स्ट
सेकेंड और थर्ड और फोर्थ। हमें ऑर्डर बनाना है, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शंस तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 पाई बॉन्ड यहाँ भी है, 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इधर से भी जाएगा और ये इधर से भी जाएगा, क्योंकि बीच में तो रेजोनेंस है नहीं। तो ये बच्चों क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, और ये क्या है, एक्सटेंडेड। इसकी बात करें, यहाँ पर 3 पाई और ये क्या है, 2 पाई, ये है नॉर्मल कॉन्जुगेशन, नॉर्मल। और यहां पर बच्चों देख रहे हैं यहाँ तो रेजोनेंस ही नहीं है, नो, तो रेजोनेंस अब सिर्फ इतना ही दिखेगा, लेकिन इस तरीके से जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ तो एक ही पाई बॉन्ड है, इसमें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही कम बनेंगे, एक ही स्ट्रक्चर इसका एक और बना सकते हो आप। ठीक है, तो आप देखिए स्टेबिलिटी अगर आप देखें तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल होता है, एक्सटेंडेड देन क्रॉस देन नॉर्मल, और ये फोर्थ वाला तो सबसे पीछे हो जाएगा, क्योंकि इसके आरएस तो कम ही बनेंगे, इसमें इससे ज़्यादा होंगे, मतलब स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आरएस, तो ये एक जैसा है, तो इसमें आप आरएस ज़्यादा बना सकते हो, सेकंड वाले में एक्सटेंडेड में, फिर ये इस तरीके से हम इसमें देखते हैं। ठीक है, अब सेम तरीके से अगर हम इसको सेकंड वाले को चेक करें, बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पर भी चल रहा है। ये क्या है बच्चों, क्रॉस है, ये क्या है बच्चों, एक्सटेंडेड है, और ये क्या है, नॉर्मल, और यहां तो कोई रेजोनेंस ही नहीं है। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी का जो ऑर्डर बनेगा वो जाएगा सेकंड, फिर क्रॉस फर्स्ट, इसके बाद नॉर्मल थर्ड, और फोर्थ पीछे रहेगा। बिल्कुल सिमिलर तरीके से हमने यहाँ पर लिखा था। तो ये बच्चों कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी।